तो किसी का औसत निकालने का सिंपल सा तरीका है, जिसका औसत निकाल लो वो टोटल जितनी भी उसकी क्वांटिटी है वो ऊपर ले लो, टोटल टाइम नीचे ले लो, बात खत्म। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें फिजिक्स का चैप्टर प्रतिवर्ती धारा मींस अल्टरनेटिंग करंट्स या अल्टरनेटिव करंट। तो क्या है, हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और सीधी सी बात है, इसमें जो आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं या पुराने चैप्टर पढ़े हैं इससे पहले वाले, तो सीधी सी बात है उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले। अगर आपने वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे करंट को, धारा को। हमें ये तो पता है ना, हमें सबसे पहले ये पता है अब देखो, सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी करंट को, धारा को जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए उसमें पहले एक पोटेंशियल डिफरेंट बनाना पड़ता है। पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंट होगा। आप समझो, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, आपने पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंट अगर होता है तो उसके बाद हमारी आई धारा जनरेट होती है। ये सिंपल सा है, आपने धारा वाले, करंट वाले चैप्टर में पढ़ा है ना। तो इसका मीन्स क्लियर हो गया, धारा को जनरेट करना है, धारा को अगर उत्पन्न करना है तो पोटेंशियल डिफरेंट को, विभवांतर को पहले लगाना पड़ेगा, तब जाके धारा हमारी उत्पन्न होगी, जनरेट होगी, तब करंट जनरेट होगा। ओके, अब यहाँ पे हम समझने वाले, हमारी जो धारा होती है, करंट होता है, क्या होती है हमारी धारा, मीन्स जो हमारा करंट होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है हमारा डीसी करंट, क्या होता है, डीसी करंट, और एक होता है एसी करंट। मींस एक होती है हमारी क्या, एक होती है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं इसे, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, और ये होता है अल्टरनेटिव करंट। इसे हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। सीधी सी बात है, चाहे हमारी एसी है चाहे डीसी है, सीधी सी बात है, दोनों को ही किसी भी टाइप की धारा है हमारी, करंट है, उसे जनरेट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंट तो लगाना पड़ेगा। ये तो क्लियर है। अब क्या है, हमने देखा धारा, करंट हमारे टू टाइप के होते हैं। एक होता है डीसी, डीसी मींस डायरेक्ट करंट मींस दिष्ट धारा, और एक होती है हमारी अल्टरनेटिव करंट मींस प्रत्यावर्ती धारा। अब यहाँ पे समझने वाले, ये आप पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो। जो आपने बैटरी वाली धारा पढ़ी थी वो कौन सी थी, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट था, तो ये आप पढ़ चुके हो। उसमें क्या देखा था आपने, उसमें देखा था बैटरी में जितनी भी धारा बह रही थी वो कंटिन्यू थी। ऐसा नहीं था कि धारा कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी, जो भी धारा चल रही थी वो कंटिन्यू चल रही थी। जैसे मान लो किसी सर्किट में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसमें क्या होगा, 2 एम्पियर ही चलती रहेगी। तो इसके ग्राफ को दिखाते हैं, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है, और ये हमारी धारा है, करंट है। ठीक है, धारा मतलब ये से दिखा दिया मैंने, एम्पियर का सिंबल कर दिया, चाहे आप आई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये हमारी धारा हो गई, ये हमारा टाइम हो गया। तो आपको पता है, जब बैटरी से धारा हम फ्लो कराते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, तो वो कंटिन्यू, टाइम तो चेंज होता रहेगा लेकिन धारा हमारी, करंट कंटिन्यू वही बना रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर बह रही है इसमें, तो 2 सेकंड पे भी 2 एम्पियर है, फिर 10 सेकंड पे भी, ये तो कंटिन्यू टाइम कितना भी है ये कंटिन्यू इतनी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती। इसका मीन समझ आ गया। जो आपने पहले धारा पढ़ी थी वो कैसी धारा थी, वो हमारा
दिष्ट धारा में डायरेक्ट करंट था, और डायरेक्ट करंट कैसे बहता है परिपथ में, सर्किट में, कि वो कंटिन्यू इतना ही बना रहता है, टाइम से उसका कोई लेना देना नहीं होता, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, जो फ्लो होता रहेगा वही फ्लो होता रहेगा। बात समझ आ गई? तो ये आप पढ़ चुके हो, ये क्या आप पढ़ चुके हो। अब एक बात बताइए, आपने पढ़ा था, याद करो, थोड़ा सा उससे जोड़ के पढ़ेंगे ना आप तो एकदम फील आएगा कि हाँ ऐसा होता है। ये पढ़ा था ना आपने, इसको मैंने नहीं, मुझे आर बनाना है, ठीक है, आर बनाना है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये था, ऐसा ही पढ़ा था ना आपने। अब क्या होता है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, राइट, ये तो आप मानते हो करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें कंटिन्यू जितना करंट हम फ्लो कराएंगे 2 एम्पियर का करा रहे हैं तो 2 एम्पियर ही बना रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होता जब तक बैटरी डाउन ना हो जाए। क्लियर है? अब आगे देखो, यहाँ पे एक चीज है कि ये धारा किस पे डिपेंड करती है, किस पे, बी पे, क्योंकि ये उत्पन्न किससे हुई है, ये जनरेट किससे हुई है, बी से, बी से जनरेट हुई है ना, इसका मीन्स आई यहाँ पे कांस्टेंट होती है, आई किससे क्या होती है, कांस्टेंट, मतलब जो चीज चेंज नहीं होती उसे कांस्टेंट बोलते हैं, तो हमारी आई कांस्टेंट होती है। सीधी सी बात है, किससे उत्पन्न हुई है, किससे जनरेट हुई है, वी से, इसका मीन्स जैसा वी होगा वैसा आई होगा। अगर आई नहीं बदल रहा तो सीधी सी बात है, समझ जाओ कि बी भी नहीं बदल रहा होगा, क्यों, क्योंकि पहले वी आया होगा, पहले वी आया होगा, फिर उसके बी से आई आया होगा, तो जैसा वी होगा वैसा ही हमारा आई होगा। अगर वी चेंज होगा तो आई भी चेंज होगा, वी चेंज नहीं होगा तो आई चेंज होगा, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। बी कम होता है तो आई भी कम होता है, बी ज्यादा होता है आई भी ज्यादा होता है, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, पहले हमारा वी कांस्टेंट रहा होगा, वी क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, इसलिए आई कांस्टेंट होगी, ये आप पढ़ चुके हो, नो प्रॉब्लम, पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे एसी का सिस्टम कुछ अलग है, एसी का सिस्टम क्या है, कुछ अलग है, ये टाइम के साथ चेंज होती है, ये क्या होती है, टाइम के साथ चेंज होती है। अब देखो, इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको कि इसकी डायरेक्शन एक ही रहती है, क्या रहती है, एक ही रहती है। अगर ये इस साइड बह रही है तो ये इस साइड ही रहेगी, और जितनी इसकी मात्रा है, क्वांटिटी है, इतनी रहेगी। जैसे इस डायरेक्शन में बह रही है तो शुरू से लेकर एंड तक इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, बहेगी। इसकी कितनी है, 2 एम्पियर है, तो शुरू से लास्ट तक ही 2 एम्पियर ही रहेगी, ये अपने माइंड में ध्यान रखना। ना ही तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही इसकी क्वांटिटी वैल्यू चेंज हो रही है, दोनों पॉइंट क्लियर है। तो सीधी सी बात है, हमने जो पहले पढ़ा था उसमें 4 पॉइंट आपको देखने हैं, जिससे यहाँ पे उसको मैच करके कोरिलेट करके पढ़ना है। पहला पॉइंट, यहाँ पे बी चेंज होता है इसलिए आई चेंज होता है आने वाले टॉपिक में, इसमें नहीं, इसमें तो कांस्टेंट रहता है। तो सीधी सी बात है, बस आपको 4 पॉइंट याद रखने, क्या, पहला के जो आपने डायरेक्ट करंट पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसमें वी कांस्टेंट होता है, वी कांस्टेंट होता है, इसलिए जो उससे आई जनरेट होता है वो भी कांस्टेंट होता है। और तीसरी बात क्या, जिस डायरेक्शन में फ्लो स्टार्ट होगा, धारा का प्रवाह स्टार्ट होगा, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में लास्ट तक बना रहेगा, और जितनी उसकी क्वांटिटी होगी इतनी ही क्वांटिटी बनी रहेगी जब तक बैटरी डाउन ना हो जाए। 4 पॉइंट इसके क्लियर है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट हम सीखेंगे कैसे होता है, कहाँ होता है, उसको सीखने वाले। अब मैंने पहले रिवाइज इसलिए कराया ताकि आप कोरिलेट करके पढ़ सको। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा वी चेंज होता है, क्या होता है, वी चेंज होता है। आपको पता है वी अगर चेंज होगा तो आई भी चेंज होगा, और इसकी डायरेक्शन, दिशा भी क्या होगी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिशा भी क्या होगी, चेंज होगी, और डायरेक्शन, और इसकी क्वांटिटी भी चेंज होगी। मतलब क्वांटिटी मींस मात्रा भी क्या होगी, चेंज होगी। दोनों को कोरिलेट करके आपने समझ लिया, अब कैसे होगी, कहाँ होगी, वो आप सीखने वाले, वही चैप्टर में सीखना है। दोनों पॉइंट दोनों के क्लियर है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं, इसमें सब कुछ चेंज। चलें अब आगे, अब हम देखेंगे कि ये होता कैसे। आपने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या किया था आपने, याद है ना, डायरेक्ट करंट में आपने पढ़ा था कि आपके पास कोई भी सर्किट था, क्या था, कोई भी सर्किट था, जो सर्किट था उसमें क्या किया था, आपने एक बैटरी लगा दी थी, बैटरी का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, विद्युत वाहक बल था, वो ई था, और जो परिपथ आपने सर्किट जोड़ा था
उस पे कितना अप्लाई हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंट बी विभवांतर अप्लाई हुआ था। ये पढ़ा था ना आपने कि किसी बैटरी को जब हम परिपथ से जोड़ते हैं तो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल जो होता है वो ई होता है। जब उसको किसी सर्किट से जोड़ते हैं तो उस पे जो आता है विभवांतर बी आता है। इसका मतलब सेल का ई होता है वो परिपथ पे बी लगाता है। यहाँ पे भी ऐसे होने वाला है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बैटरी वाली बात समझ आ गई ना? बैटरी वाली बात समझ आ गई ना अच्छे से? अब यहाँ पे करंट कौन फ्लो करा रहा था? बैटरी। कौन फ्लो करा रहा था? बैटरी। और बैटरी के अंदर क्या था ऐसा जो करंट फ्लो हो रहा था? आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, क्या होता है वहां पे? ऑक्सीडेशन अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। इसका मीन्स इसमें कुछ रिएक्शन चलती हैं, उसकी वजह से इस पे ये आता है। जब इसे जोड़ते हो तो परिपथ पे बी आता है, उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। ये पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है आपने कि सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनकी वजह से उस पे ई जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल आता है। जैसे ही आप किसी सर्किट पे इसे जोड़ते हो तो उस सर्किट पे बी लग जाता है जिससे करंट फ्लो हो जाता है। अब यहाँ की कहानी समझो, ये कहानी समझ आ गई? अब देखो, अब यहाँ की कहानी समझिए। सीधी सी बात है, आप पढ़ चुके हो चैप्टर में, पहले पढ़ चुके हो जितने भी, जैसे बैटरी कौन सा करंट बनाती है? डायरेक्ट करंट, विशिष्ट धारा। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यवर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट बनाता कौन है और बनता कौन है, तभी तो हमें पता चलेगा कैसे बना, किसने बनाया, फिर ये क्या काम करता है, कैसे डायरेक्शन चेंज होती है, क्या होता है। तो सीधी सी बात है, आपने पढ़ा है कौन से मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था क्या कि अगर हमारे पास कोई क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है ना, बी है। इसमें आप क्या करो, इसमें आप कुंडली को रख के, आपने ये तो पढ़ा था ना कि अगर हमारा यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसमें आप किसी पृष्ठ को रखोगे, सरफेस को रखोगे तो उससे फ्लास्क गुजरेगा। ये आप पढ़ चुके हो ना? उससे क्या होगा? थ्रो पास होगा, क्या? फ्लास्क। ये तो आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। देखो, चैप्टर थोड़ा हार्ड है लेकिन समझ के अगर पढ़ोगे पिछले चैप्टर से तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पढ़ा है आपने, इससे गुजरने वाला फ्लास्क होता है मीन्स, और कितना निकाला था आपने? फाई इज इक्वल टू वी ए कोस थीटा। क्या आपने ये नहीं पढ़ा? थीटा क्या था? थीटा था वी और जो ए है उसकी डायरेक्शन के बीच एंगल। ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये, इसके बीच एंगल ये। पहले पढ़ा आपने ये। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था क्या, याद करो, कि अगर किसी सरफेस से, किसी कुंडली से, कई तरह से कराया था ना आपने चैप्टर में, किसी सरफेस से, किसी कुंडली से फ्लास्क में चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। तो उसमें एक ही क्या, विद्युत वाहक बल मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। ये भी आप पढ़ चुके हो ना? इससे पिछले चैप्टर में आपने यही पढ़ा था, याद है ना, कि जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो क्या है, अब देखो ये कहां से यूज हो रहे हैं सब फॉर्मूले? पिछले चैप्टरों से। अभी कुछ नया तो नहीं पढ़ा हमने, ये सब पिछले चैप्टर का मटेरियल चल जाए। तो ये हो गया। अगर क्या करें हम, फ्लास्क में चेंज करें तो ई जनरेट हो जाता है। ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना? अब आपको पता है यहाँ पे फ्लास्क किस किस पे डिपेंड करता है? बी पे, ए पे, कोस थीटा पे। इसका मीन्स आप किसी को भी चेंज करोगे तो फाई चेंज होगा। ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता होती है, चेंज होगा। अब आपने पिछले चैप्टर में क्या किया था? आपने धारा चेंज की थी, आई चेंज की थी, करंट को चेंज किया था। करंट को चेंज करके आपने फाई में चेंज कराया ना? जिसे क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा था स्वयं प्रेरण, मतलब सेल्फ इंडक्शन। उसमें यही तो कराया था, आई को चेंज कराया था जिससे क्या आया था? फाई में चेंज हुआ था जिससे हमारा ई आया था। क्लियर? ये भी आप पढ़ चुके हो। अब देखो, क्योंकि आई चेंज होगा तो आपको पता है बायो सेवर्ट के नियम से, क्या आपको पता नहीं है? देखो V इज इक्वल टू क्या होगा? बी नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन, तो आपको पता है ना आई बी किस पे डिपेंड करता है? बी किस पे डिपेंड करता है?
आई पे, अगर आई चेंज करोगे तो बी चेंज होगा, और आपको पता है बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। ये काम आप कर चुके हो, मैं याद दिला रही हूँ बस, ठीक है ना। अब अगर हम ए चेंज कर दें तो भी फाई चेंज हो जाएगा। सी बात है, एक चेंज करोगे इसके एरिया को बढ़ा दो या घटा दो तब भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, ना तो हम बी को चेंज करेंगे ना हम ए को चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे कोण को, एंगल को। बात समझ आ रही है? जैसे ये कुंडली रखी है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है हमारा, कुंडली ऐसे रखी है। अब क्या करोगे आप, थीटा का मतलब तो समझते हो, थीटा चेंज करेंगे, मतलब ये ऐसे करके रखी हुई है और आपको डायरेक्शन तो पता है, जैसे ये इस डायरेक्शन में है ना, तो सीधी सी बात है हमारा एरिया जी ऐसे रखा हुआ है, प्लेन खड़ा रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है ना ये। अब देखो इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, मैंने बताया था जो भी आपका प्लेन है, ठीक है, कोई भी तल है तो उसका जो एरिया की डायरेक्शन होती है उससे क्रॉस करती हुई जाती है, ऐसे चीरती हुई। अगर ये प्लेन ऐसे है तो डायरेक्शन ऐसे होगी, तो अब दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है ना। अब देखो यहाँ पे थीटा, अब मान लो यहाँ पे कितना एंगल है ए के और बी के बीच, आपको पता है दोनों एक ही डायरेक्शन में, जीरो है, तो आपको पता है इतनी रेखा इससे जा रही है। अब आप जब इसे ऐसे करोगे तो थीटा देखो चेंज हो रहा है, 45 बन गया, फिर ऐसे करोगे तो 90 बन गया। तो आपको पता है जैसे इसका सरफेस चेंज होगा, देखो ऐसे था तो ज्यादा रेखाएं गुजरी होंगी, ये नॉर्मली भी सोच सकते हो, थीटा बीटा को छोड़ो, ऐसे होगा तो ज्यादा गुजरी होंगी, अब कम हो गया देखो एरिया तो कम गुजरी होंगी, अब बिल्कुल ऐसा हो गया तो अब तो बिल्कुल नहीं गुजरी होंगी, जीरो गुजरी होंगी। तो हो रहा है नहीं फ्लास्क में चेंज, सीधी सी बात है, सामने से दिख रहा है। थीटा को छोड़ो, अगर हमारा थीटा घुमा रहे हैं, हम एंगल घुमा रहे हैं तो हमें दिख भी तो रहा है ना चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा तो फ्लैश ज्यादा, एरिया ऐसे घुमाएंगे तो कम होता जा रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं गुजरेगा, क्यों? क्योंकि प्लेन ऐसे हो गया, प्लेन जब ऐसे हो गया बताओ कैसे गुजरेगा, गुजरेगी भी तो एक गुजर भी सकती है वरना नहीं गुजरेगी, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहाँ पे अगर डायरेक्टली सोचे तो एक आध गुजर भी सकती है, अगर प्लेन की मोटाई हुई थोड़ी तो एक आध गुजर सकती है उससे, लेकिन क्या है नहीं गुजरेगी, वरना यहाँ पे हमें नहीं मानना है कि ऐसे हो गया तो बिल्कुल भी फ्लैश उससे नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरा तो जीरो होता जा रहा है ना, समझ आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे हम थीटा को चेंज करेंगे, जब थीटा को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ई आएगा, क्या आएगा? ई आएगा, और वो ई आ गया तो आपको पता है जैसे बैटरी में ई आया था, उस ई की वजह से करंट फ्लो हुआ था, क्योंकि बैटरी पे ई आया, ई ने परिपथ पे सर्किट पे बी लगाया, फिर करंट फ्लो हुआ। तो यहाँ पे भी क्या आया, कुंडली पे ई आया, कुंडली को जैसे ही आप किसी सर्किट से जोड़ोगे तो ये सर्किट पे बी लगा देगी, जिससे करंट फ्लो हो जाएगा, दोनों कोरिलेटिव। अब देखो फ्लास्क में चेंज कर रहे हैं, तो फ्लास्क में आपको पता है फ्लास्क में चेंज करोगे तो क्या करते हैं, दोनों ओर समाकलन अवकलन मार दो, तो क्या होगा डी अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई करोगे तो डी फाई अपॉन डी टी, यहाँ पे आपको पता है डी अपॉन डी टी। अरे सिंपल चीज तो जानते हो ना, वी ए। देखो मैं लेके कहाँ से चल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो आपके समझ में आ जाए, क्योंकि चैप्टर हार्ड है, मैं डायरेक्ट पढ़ा तो समझ ही नहीं आता। ये हो गया, आपको पता है हम अवकलन किसका करते हैं, डी अपॉन डी टी किसका करते हैं, डी अपॉन डी टी उसका करते हैं जो चेंज होता है। यहाँ पे क्या बी और ए चेंज कर रहे हैं हम, मैंने बोला इसे तो छूना ही नहीं है, बस थीटा को चेंज करना, बी भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे बी भी हम चेंज नहीं करेंगे और ए भी चेंज नहीं करेंगे। हम घुमा रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, खुद भी समझ सकते हो ना, जब आप घुमा रहे हो तो क्या एरिया चेंज हो रहा है, नहीं ना, क्या बी चेंज हो रहा है, नहीं ना, तो हम तो इनसे क्या बोल ही नहीं रहे। तो आपको पता है डी अपॉन डी टी उसका करते हैं जो चेंज होता है, ये बहुत बार मैं सिखा चुका हूँ, शायद अब तो याद ही हो गया होगा। तो जो चेंज नहीं होता वो बाहर निकल जाता है, क्या निकल जाता है हमारा बाहर, तो वी और ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी टी, और डी टी किसको करना है आपको, कोस थीटा का, कोई दिक्कत, कोस थीटा का हो गया। अब कोस थीटा का जब आप करोगे तो सीधी सी बात है डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी ऐसे रहेगा, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे एक थीटा वाली बात बताता हूँ कि थीटा ओमेगा टी में कन्वर्ट कैसे होता है, थीटा ओमेगा टी में हम थीटा को ओमेगा टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे देखो, माना कोई इस तरह से, ये इस तरह से तो घूमेगी ना कुंडली, पहले जीरो एंगल पे होगी, फिर 90 पे जाएगी,
फिर 180 पे जाएगी, फिर 270 पे जाएगी, फिर कितना 360 पे जाएगी, ऐसे जाएगी ना। तो आपको पता है जब कोई एंगल पे घूमता है, कोण पे घूमता है, तो उसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो कौन सा होता है? कोणीय वेग। कैसा वेग? ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता है यहाँ पे माना ये ऐसे कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है? ओमेगा स्पीड से चल रही है। कितनी स्पीड से चल रही है? ओमेगा स्पीड से चल रही है। और इसने कितना एंगल बनाया ओमेगा स्पीड से चल के? थीटा। और कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने? टी लिया। बात समझ आ रही है? जब कोई एंगल पे चलेगी तो सीधी सी बात है एंगल ही चलेगी वो। जैसे आप रेखीय चलते हो, लाइनर चलते हो, तो आप दूरी चलते हो। जब आप कोण पे चलते हो तो कोण ही तो चलोगे। जैसे घड़ी में सुई कैसी चलती है? कोण पे चलती है। तो कैसा चलोगे? कोणीय चलोगे, एंगुलर चलोगे। तो स्पीड भी क्या होगी? एंगुलर होगी। रेखीय चलोगे तो रेखीय वेग होगा, लाइनर वेलोसिटी होगी। जब कोण पे चलोगे तो कोणीय वेग होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इसने कितना टाइम लिया? थीटा कोण टी। वेलोसिटी कितनी है इसकी? एंगुलर ओमेगा। और टाइम कितना लगा? टी। तो आपने क्या चाल बराबर दूरी बटे वाला समय फॉर्मूला पढ़ा है ना? क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। मतलब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल कितनी है इसकी? ओमेगा। दूरी कितनी चली इसने? थीटा। टाइम कितना है? टी। क्या मैं इससे ले आ सकता हूँ इधर को? तो क्या आ गया? ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। तो क्या मैं ओमेगा टी की जगह थीटा लिख सकता हूँ? किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ पे मैं इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मुझे किस में समाकलन करना है? इसे ओमेगा टी में करना है। किस में करना है इसका? ओमेगा टी में। अब मैं थीटा अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो देखो तुम्हें समझ नहीं आता। अब मैं इसे करके रब करके अब लिख रहा हूँ तो अब आपको समझ में आ रही है क्योंकि मैंने थीटा का भी यूज कर लिया और ओमेगा टी का भी। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं थीटा भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, ओमेगा टी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज समझ आ गई। ओमेगा टी देखो जो मैथ का स्टूडेंट है उसे पता होता है समाकलन, अपकलन कैसे होता है, समाकलन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, उसे पता होता है। जो बायो का बच्चा है वो ज्यादा टेंशन ना ले, ज्यादा टेंशन ना ले, बस वो ये इतना याद कर ले क्योंकि आपके लिए दो ही समाकलन आते हैं, कोस और साइन के आते हैं ना इंटीग्रेशन करने, या डी वाई अपॉन डी टी करने, तो डी अपॉन डी टी करने। तो आपको पता है इसका जो होता है वो होता है हमारा क्या? इसका क्या होता है? इसका होता है माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी हो गया। और आप ओमेगा टी का करोगे तो आएगा ओमेगा। क्या आएगा? ओमेगा। तो हमारा सीधी सी बात है डी फाई अपॉन डी टी कितना हो गया? देखो ओमेगा को इधर ले आऊं मैं और कितना जाएगा? माइनस में। तो क्या होगा? माइनस क्या? वी ए ओमेगा। क्या होगा? वी ए ओमेगा। और आपको पता है साइन ओमेगा टी। क्या होगा? साइन ओमेगा टी। तो सीधी सी बात है जब आप इसको घुमाओगे, क्या करोगे? आप इसको घुमाओगे तो फ्लास्क में इस तरह से चेंज होगा। क्लियर है? अब आपको पता है जैसे ही इस कुंडली में फ्लास्क में चेंज होगा तो उसमें क्या आ जाएगा? एक क्या आ जाएगा? पढ़ा था ना, याद करो, प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो क्या होता है। मैंने बोला था आप ये भी सोच सकते हो कि मोटिवेशन से आया, ये प्रेरणा लेके पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, याद करो। तो क्या होता है जब फ्लास्क में चेंज होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारा ई जनरेट हो जाता है, याद करो, पढ़ा था पिछले चैप्टर में, करा था ना। तो आपको पता है फ्लास्क में चेंज हुआ तो इसमें ई जनरेट हो गया होगा। ये पुराने चैप्टर की फिल्म है, वहां पे देख लेना। अब यहाँ पे ये हो गया। अब आपको पता है ई का फॉर्मूला क्या निकाला था आपने? याद करो ई का। पहली बात तो ये एक चक्कर के लिए, वन राउंड के लिए, कुंडली में एक राउंड से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, आपको दोनों पता है। एक राउंड के लिए अपने ये लगाते हैं और एंड राउंड के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये कितने राउंड के लिए है? एक राउंड के लिए। अब क्या करें एन राउंड के लिए? देखो एन राउंड के लिए आएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या डी फाई अपॉन डी टी कितनों के लिए? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन राउंड के लिए। तो कितना होगा? माइनस के एन वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। किसी को दिक्कत? अब विद्युत वाहक बल क्या आता है आपका? क्या आता है आपका? पुराने चैप्टर की फिल्म है ये, नया कुछ नहीं है इसमें अभी तक, तो अभी नया किया ही नहीं है हमने। ई क्या था अपना? ई था माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। क्या नहीं था? था नहीं?
n चक्कर के लिए कितना किया था आपने, n लगा दिया था। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप n के लिए निकाल के यहाँ पे रख दो, चाहे आप 1 के लिए निकाल के n लगा के यहाँ पे रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो दोनों ऑप्शन आपके पास है। कैसे, आप चाहे तो मैंने n के लिए निकाल दिया, तो ऐसे करके आप लिख दो, क्या क्या लिख दो आप, क्या लिख दो आप, डी फाई अपॉन डी टी n -1, ये n टर्म्स के लिए है ये। या आप क्या कर सकते हो, आप एक टर्म्स के लिए आपने निकाल लिया, तो आप क्या करो, -n करके डी फाई अपॉन डी टी करके यहाँ पे इसकी डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू रख दो, दोनों आपकी मर्जी है। डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो। जब आप रखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यही तो आएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, माइनस ऑलरेडी चल रहा है, माइनस ऑलरेडी चल रहा है, तो एक फेरे के लिए ये है ना, तो क्या होगा हमारा माइनस के वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या आ गया, वी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मतलब इस पे इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर बात समझ आई। जैसे ही आप इसको घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे ना इसको, तो इस पे विद्युत वाहक बल कितना आएगा, इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। किसी को दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब समझ लो कि जो हमारे एसी वाले होते हैं वो करंट बनाते कैसे हैं, तो और अच्छी फीलिंग आएगी। एसी वाले ऐसे होते हैं, देखो ये हमारा N और ये हमारा S, ये NS हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसमें हम क्या मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं इस तरह से, जैसे जनरेटर है, तो जनरेटर एसी करंट बनाता है। अब एसी करंट उसके अंदर बनता कैसे होगा, वो बिल्कुल फंडा यही है, क्या वहां पे चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे हम, कुंडली को कॉइल्स को घुमाएंगे। जैसे कुंडली को कॉइल्स को घुमाएंगे, आप उसमें ई आ जाएगा, और जैसे ही उससे सर्किट जोड़ोगे जनरेटर से, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। ये हो गया। तो ये जनरेटर कोई भी एसी बनाने वाला है, तो यहाँ पे क्या लगी होगी, उसमें कुंडली लगी होगी, इस तरह से क्या लगी होगी, कुंडली लगी होगी, कुंडली घूमेगी और करंट फ्लो होगा। तो इसकी बात चल रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, ई यहाँ पे जनरेट होगा। अब हम सोचने वाले हैं, अब क्या हम सोचने वाले हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, थीटा में भी तो लिख सकते हो ना, ओमेगा टी की जगह साइन थीटा लिख दो, या फिर आप ओमेगा टी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसका मान चेंज होता है, आपको पता है ना, यहाँ पे फ्लैश चेंज होता है। अब हम सी बात है, प्रैक्टिकली देखते हैं, ऐसे कहने से आपको फील नहीं आएगा। अब मैं पूछूं इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, मैक्सिमम मान इसका कितना होगा, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, साइन, और आपको पता है अगर साइन है तो साइन की इक्वेशन का जो मैक्सिमम मान होता है साइन 90 पे होता है। कितने पे होता है साइन, क्योंकि साइन चाहे तो आप ओमेगा टी बोल दो, चाहे थीटा बोल दो, तो सब साइन थीटा का मान 90 होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो सीधी सी बात है, ई मैक्सिमम कब होगा, ई मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा कितना होगा 90, और साइन थीटा 90 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जब 1 हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एन भी लगाना है यहाँ पे, ठीक है, एन भी तो है ना अपना बाहर, तो क्या होगा अपना आ जाएगा एन बी ए ओमेगा, ये होती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब कुंडली के अंदर ज्यादा से ज्यादा इतना विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, इससे ज्यादा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, और इसको मैक्सिमम को दिखाते हैं हम नॉट से, किससे दिखाते हैं, नॉट से, तो एन बी ए ओमेगा। देखो मैं यहाँ पे इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इस इक्वेशन को अगर बना लिए तो पूरे चैप्टर की सब इक्वेशन बन जाएंगी, फिर आई की भी बन जाएगी, फिर बी की भी बन जाएगी, फिर आप किसी की भी बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हम मैक्सिमम को किससे दिखाते हैं, ई नॉट से। तो ई नॉट किसके इक्वल है, एन वी ए ओमेगा। तो क्या मैं इस समीकरण में इसकी जगह एन वी ए ओमेगा की जगह क्या मैं ई नॉट लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो अगर लिख दूंगा यहाँ पे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन, साइन चाहे आप ओमेगा टी लिख दो, चाहे यहाँ पे साइन थीटा लिख दो, लेकिन मैं थीटा से समझाने वाला हूँ आप, क्योंकि जरूरत थीटा की आने वाली है, आपको पता है, दोनों पता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट। क्या करते हैं हम, एसी वालों में सिस्टम होता है क्या, जो एसी करंट बनाते हैं उसमें क्या होता है, एनएस
क्या होते हैं? डाइपोल होते हैं। चुंबक वाले डाइपोल होते हैं, द्विध्रुव होते हैं। उन दोनों से क्या किया जाता है? उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है और कुंडली घूमती है तो उससे एसी करंट बनता है, जैसे बैटरी से डीसी करंट बनता है। अब देखो बैटरी से कैसा बनता है? उसमें केमिकल रिएक्शन होती तो उस पर ई आता, फिर ई से करंट बी आता और बी से धारा फ्लो होती। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? कुंडली को घुमाएंगे, कुंडली में फ्लास्क में चेंज होगा, कुंडली में फ्लास्क में चेंज होने से ई आएगा और जैसे ही आप किसी सर्किट से जोड़ोगे उस पर बी लग जाएगा, फिर करंट फ्लो हो जाएगा। दोनों की स्टोरी आपको समझ आ गई। अब चले, अब बनाने इसके डायग्राम। क्या? डायग्राम। अब देखो इस चैप्टर में डायग्राम ही तो है। इस चैप्टर में क्या है? डायग्राम है भाई। देखो डायग्राम तो इसके बनाने पड़ेंगे, तुम डायग्राम से डरते हो लेकिन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? वो तो समझ लिया। अब देखो, अब आपको देखना है भाई क्या? अब देखो, अब हम निकालेंगे इसका डायग्राम। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? फाइनली आया हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब देखो क्या होगा, अब हम एंगल के हिसाब से चेंज करेंगे। किसके हिसाब से? एंगल। अब देखो इसको, ये तो आप जानते हो ना, ये होती है हमारी कौन सी एक्सिस? माइनस के वाई, और ये होती है प्लस वाई, और ये होती है माइनस एक्स प्लस एक्स, ये आपको पता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब कुंडली क्या होगी? इस तरह से होगी, एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा? कितना होगा? आपको पता है, जब एंगल जीरो से स्टार्ट करोगे ना किसी भी चीज को, जीरो से करोगे तो सीधी सी बात है, पहले हम एंगल जीरो रखेंगे। कितना रखेंगे? जब आप एंगल जीरो रखोगे तो कितने पर? जीरो पर। तो साइन कितना हो जाएगा? जीरो। और साइन जीरो पे वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। आप जब जीरो से मल्टीप्लाई मारोगे तो क्या हो जाएगा? ई जीरो पर जीरो। इसका मतलब जब थीटा जीरो होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जीरो होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब हम रखेंगे थीटा 90। अब डायरेक्ट निकाल के दिखा दूं, समझ तो आ गया? 90 रखेंगे। जब आप 90 रखोगे तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1, और 1 से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ई नॉट। ई नॉट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू। फिर आप क्या करोगे? आप तो घुमाते जाओगे, आप तो इसको घुमाते जाओगे। 0, 90 मैंने बना दिया था ना पहले। तो फिर क्या होगा? फिर होगा आपको कितने पे करोगे? 180। जब 180 करोगे तो आपको पता है साइन 180 का मान कितना होता है? 0। तो फिर से कितना हो जाएगा? 0। 180 हो गया, फिर कितने पे आएगा? 270, 270 पे। तो 270 पे जब आएगा ई तो कितना हो जाएगा? 270। 270 का मान होता है -1, तो -1 होता है। तो यहाँ पे जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस के ई नॉट। फिर क्या करोगे? फिर आप घुमाओगे कितना? 360 पे। जब 360 पे घुमाओगे तो आपको पता है 360 की वैल्यू 0 होती है। साइन 360 की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे फिर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब पूरे राउंड में से आपको 4 वैल्यू मिलेंगी। कितनी वैल्यू मिलेंगी? 4 वैल्यू मिलेंगी। कितनी? 0, 4 ही तो है। 0 पे 0, फिर 90। हाँ तो इतनी मिलेंगी, सीधी बात है। 4 है, 5 ही, वो तो आप देख सकते हो। 5 वैल्यू ये मिलेंगी, 5 वैल्यू मिलेगी। तो इसका मीन्स एक चक्कर जब पूरा करेगा ये कॉइल्स जब एक चक्कर क्या करेगा? पूरा करेगा तो आपको कितनी? 5 वैल्यू मिलेगी। क्या देखो यहाँ पे किसे दिखा रहे हैं हम? यहाँ पे दिखा रहे हैं हम किसे? वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम ई को। किसको? ई को मीन्स यहाँ पे जो ई जनरेट हुआ है, और ये है हमारा माइनस ई को दिखाएंगे इस एक्सिस पे, आपको पता है। तो पहले क्या था आपका? ई 0 था, और इसे किससे दिखा रहे हो आप? इसे दिखा रहे हो आप टाइम के, किस टाइम पे क्या था। तो जब थीटा 0 था तो टाइम भी 0 था, तो आपका ई भी कितना था? 0। फिर जब आपने 90 किया, कितना किया? 90 किया, तो 90 पे ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मीन्स
जैसे मान लो कि किसी की मैक्सिमम वैल्यू तो जानते हो, मान लिया फॉर एग्जांपल इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो 4 से ज्यादा ही नहीं होगा, तो इसकी 90 पे क्या वैल्यू हो गई, 90 पे वैल्यू हो गई इसकी मैक्सिमम माना, ज्यादा से ज्यादा जो मैंने समझा दिया मैक्सिमम कैसे निकालते, मैक्सिमम हो गई ना मैक्सिमम 90 पे, फिर क्या हुआ, फिर आप कितने पे आए 180 पे, 180 पे फिर क्या हो गई, फिर 0 हो गई, तो आधा चक्कर हो गया, आधा कुंडली ने चक्कर लगा लिया। तो आधे चक्कर में आपने क्या देखा, पहले 0 थी, फिर मैक्सिमम हुई, फिर 0 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर आपने आगे देखा 0 के बाद फिर माइनस में मैक्सिमम हो गई, माइनस का मीन्स आपके मैक्सिमम तो होगी लेकिन किस में, माइनस में, फिर उसके बाद देखा आपने फिर 0 हो गई, फिर 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या है, आप देखो जब आप इसे कुंडली को कॉइल्स को घुमाते हो तो क्या होता है, पहले ई की वैल्यू 0 होती है, फिर इसकी मैक्सिमम हो जाती है 90 पे, फिर 0 हो जाती है, फिर माइनस में मैक्सिमम हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। अब एक चक्कर यहाँ पे पूरा हो गया, एक चक्कर में कितनी बार वैल्यू चेंज हो रही है, देखो इस तरह से वैल्यू चेंज होती है, 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0, कितनी बार हो गई, 4 बार वैल्यू चेंज होती है, कोई दिक्कत, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बार चेंज होती है, 4 5 वो तो तुम देख सकते हो आंखों से देख रहे हो, इतनी बार उसकी वैल्यू चेंज होती है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप देखो ग्राफ ये हो गया इसका, अब आपको पता है आप करने के वाले हो भाई, करने के वाले हो, अब आ रहे हैं चैप्टर पे, अब आ रहे हैं चैप्टर पे, एन एस है, क्या है एन एस, आपको पता है एन एस लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे क्या करना है आपको, कुंडली को घुमाना है, क्या करना है कुंडली को, तो कुंडली में क्या जनरेट हो जाएगा, ई जनरेट हो जाएगा, जैसे ही आप किसी सर्किट पे से लगाओगे, क्या करोगे, किसी सर्किट पे लगाओगे तो उस सर्किट पे क्या जनरेट हो जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा, वी जनरेट हो जाएगा। इसके मान लीजिए कि ये हमारा सर्किट यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से, जैसे बैटरी में बनाते हो ना, एक लाइन आप बैटरी वाली ले लेते, बाकी सर्किट लेते, तो ऐसे यहाँ पे ले लो कि ये कुंडली है यहाँ से यहाँ तक और ये सर्किट है, तो इसमें कितना जनरेट हो जाएगा, डी, बी ना, क्लियर फिल्म समझ आई। एसी कैसे जनरेट करते हैं, कुंडली को जो भी है, जैसे जनरेटर है तो जनरेटर में क्या होगा, कुंडली घूमेगी उसमें ए आएगा, फिर सर्किट जो घुमाओगे उसमें बी आएगा, फिर करंट फ्लो होगा, इस तरह से। अब आपको देखो ये भी आया किससे, ई से आया है बी, और बी से आई है आई, तो सीधी सी बात है जैसे जैसे ई चेंज होगा वैसे वैसे बी चेंज होगा, और जैसे जैसे बी चेंज होगा वैसे वैसे आई चेंज होगा। अब जो ग्राफ ई का है वही ग्राफ बी का जाएगा और वही ग्राफ आई का जाएगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ई का ग्राफ इसलिए निकाला था, आप किसी का भी अब ग्राफ निकाल सकते हो। अगर हम वी का ग्राफ निकालें तो क्या होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट, और क्या होगा साइन ओमेगा टी, चाहे ओमेगा टी में लिख लो चाहे साइन थीटा में लिख लो, और यहाँ पे क्या होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ समझ आ गया, v चेंज होगा, इसे ही बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, जो परिपथ के सिरों पे लगा है तो विभवांतर बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंट बोलते हो, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं हम क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मतलब अल्टरनेटिव वोल्टेज। जो कुंडली लगाएगी सर्किट पे उसे क्या बोलते हैं, पहले तो आप बोलते थे खाली क्या, विभवांतर, लेकिन यहाँ पे बोलोगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या लगाया इसने, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो यही है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और यही है प्रत्यावर्ती धारा। तो ये आप चैप्टर में पढ़ने वाले हो, समझ तो आगे कैसे जनरेट होता है, कैसे चलता है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे इसका ग्राफ होता है वैसे ही हमारे किसका ग्राफ होता है, बी का ग्राफ होता है, किसका, वैसे ही बी का ग्राफ होता है, वैसे ही किसका ग्राफ होता है, आई का ग्राफ होता है, कोई दिक्कत। अब आपको पता है एक चक्कर यहाँ पे पूरा हो रहा है, एक चक्कर यहाँ पे पूरा हो रहा है, तो एक चक्कर में जो राउंड लेते हैं अभी पढ़ने वाले हैं हम उसे क्या बोलते हो, आवर्तकाल, पीरियड टाइम बोलते हो ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना टाइम है, टी, तो इसके 1/4 चक्कर का टाइम कितना होगा, t/4, t/4, और इसके हाफ का कितना होगा, हाफ, भाई आपके पास टी टाइम है
तो 1/4 चक्कर में 1/4 टाइम लगेगा, 1/2 टाइम में 1/2 टाइम लगेगा। तो जितना आप चक्कर लोगे इतना ही तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे आता है 1/2 टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना चक्कर है यहाँ पे 3/4 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना, और यहाँ पे आपको पता है कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे देखो हमारा वोल्टेज भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है ना, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, धारा भी टाइम के साथ। तो वही वोल्टेज और उसी धारा को हम प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती वोल्टेज कहते हैं, जो टाइम के साथ चेंज होते हैं। वहां पे टाइम के साथ चेंज नहीं होते, जो टाइम के साथ चेंज हो जाएं वही होते हैं प्रत्यवर्ती वोल्टेज और प्रत्यवर्ती धारा, मींस अल्टरनेटिव करंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज। आप तुम्हें समझ आ क्या होगा, दोनों में डिफरेंट समझ आ गया, निकलता कैसे वो भी देख ले, इक्वेशन क्या होती है वो भी देख ले, कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है वो भी देख ले। अब दोनों की डेफिनेशन देख ले, बताओ मुझे समझ तो आ गया। क्या था, कुंडली में ही जैसे ही परिपथ से जोड़ोगे उससे आ जाएगा V, और इस V को ही क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव वोल्टेज मींस प्रत्यवर्ती वोल्टेज, और जैसे ही आप जोड़ोगे तो परिपथ में धारा होगी, इसी को बोलते हैं प्रत्यवर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव करंट, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ, देखो क्या दे रखा है, देखो ऐसा वोल्टेज जिसका परिणाम का दिशा, परिणाम का मींस वैल्यू भी तो चेंज हो रही है ना, कभी 0 हो रहा था कभी मैक्सिमम हो रहा था, तो वैल्यू भी चेंज हो रही थी, और डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही थी, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे आ रहा था, तो डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। तो क्या होता है, ऐसा वोल्टेज जिसका परिणाम का दिशा समय के साथ बदलते हैं। अब आपने आंखों से देख लिया, प्रत्यवर्ती वोल्टेज कहलाता है, द वोल्टेज वॉज क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिव वोल्टेज। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्या है, आपकी धारा भी आपने फील तो कर लिया, क्या होता है, ये भी क्या होती है टाइम के साथ, इसकी परिणाम और दिशा दोनों बदलते हैं, और इसे भी क्या बोलते हैं हम, देखो मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्या, विद टाइम के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव करंट, दोनों में से कुछ बोल दो कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट क्लियर, आगे चले, चले आगे, चलो अब आता है हमारा, यहां तक आपने समझ लिया। अब आता है प्रत्यवर्ती वोल्टेज और प्रत्यवर्ती, अब देखो प्रत्यवर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को उसका वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में। तो आपको पता है प्रत्यवर्ती वोल्टेज क्या था, वही टाइम का काम था जो कर लिया हमने, देखो वही था हमारा टाइम का काम जो कर लिया। अब तो बस डायरेक्ट हम फॉर्मूला निकालेंगे और रख देंगे। तुम्हें पता है इसका होता है क्या, इसका क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू V नॉट और साइन ओमेगा t, और ये आपको पता है ये क्या है, इसका मैक्सिमम मान, मतलब पूरे राउंड में इससे ज्यादा मान नहीं हो सकता, तो उसी को क्या बोलते हैं, शिखर मान, है ना। देखो पीक वैल्यू, तो क्या प्रत्यवर्ती वोल्टेज की अधिकतम मान को वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं, शिखर मान मींस पीक वैल्यू। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव वोल्टेज इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। अरे अधिकतम तो समझ आ गया, जब चक्कर लगाएगा, जब क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, इस तरह से चक्कर नहीं लगा रहा था अभी, तो V का था ना ये, आप देखो ऐसे करके घूम रहा था ना। अब बताओ मुझे, मान लो यहाँ पे इसका मान 0, यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो अब 4 से ज्यादा हुआ है इसमें कोई, पूरे चक्कर में 4 से ज्यादा नहीं होगा, तो 4 क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, और इसी को क्या बोलोगे, शिखर मान। आप समझ आ गया। इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से धारा का होगा, करंट का भी क्या होगा, I इज इक्वल टू I नॉट और साइन ओमेगा t। तो इसी तरह से धारा के अधिकतम मान को भी क्या बोलोगे, उसका शिखर मान। इसका मतलब पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको शिखर मान बोलते हैं। शिखर का मतलब क्या होता है, सिर, सिर होता है ना, सिर, और सिर सबसे ऊंचा होता है, सिर से ऊंचा होता है कुछ, सिर तो सबसे ऊंचा है, तो शिखर का मीन्स सिर, तो सिर सबसे ऊंचा होता है। इसी तरह से इस वैल्यू को, इसकी सिर वाली वैल्यू कहती है शिखर वाली।
आगे देखो, ऐसे ही है, ऐसे यहाँ पे धारा का मैंने बता दिया क्या होगा, प्रतिवर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा का शिखर मान कहते हैं, बिल्कुल सेम है। क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे। देखो आवर्तकाल समझो, आवर्तकाल पीरियड टाइम क्या होता है। अब आपको पता है आवर्तकाल का मीन्स, आपको पता है ये धारा, ये वोल्टेज, ये सब क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे करके चक्कर लगा रहे हैं ना, ऐसे करके चक्कर लगाते रहेंगे। तो आपने पहले भी पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे ज्यादा डायरेक्टली नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ। आपको पता है एक राउंड लगाने में जो टाइम लगता है उसे पीरियड टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड टाइम बोलते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ से स्टार्ट हुआ ये लौट के, और चक्कर पूरा कब बोलते हो, जहां से गए वहीं से आ गए। अब देखो जैसे आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, बैक यहीं पे आ गए, एक चक्कर पूरा हो गया, एक राउंड पूरा हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट हुए और वापस यहीं पे आ गए, एक चक्कर पूरा हो गया। तो इसमें जो भी टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो आप, पहले पढ़ चुके हो आप। और निकालते कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हो गया ना। आपको पता है वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, क्या होगी, आपको पता है एंगल पे घूम रहा है, और एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा होती है। तो वेलोसिटी कितनी, ओमेगा। डिस्टेंस कितनी चलता है, आपको पता है एक राउंड में जब डिस्टेंस चलता है कितना एंगल चला पूरे राउंड में इसने, अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, 360 चलता है, 360 चलता है। आपको पता नहीं है कितना दूरी जितनी उसने दूरी चली है, क्योंकि देखो अपने दिमाग से सोचो, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, एक राउंड में चली गई दूरी, एक राउंड में चला गया, लिया गया टाइम, सब एक राउंड में जो भी चला है उसने, उसकी बात चल रही है। तो एक राउंड में क्या लेना अपनों को, चली गई दूरी, और कितना चलता है डिस्टेंस, एंगल चलता है 360 मीन्स 2 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 360 आ जाएगा। टाइम आपको पता है टी है, तो अगर आप टी को निकालोगे तो टी को इधर ले जाओ, और ये हो गया तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। सिंपल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपने क्या निकाली थी, पहले रेखीय निकाली थी, याद करो उस चैप्टर में। तो चली गई डिस्टेंस कितनी थी, परिधि चल रहा था, इसकी सरफेस पे चल रहा था, तो 2 पाई आर आई थी, 2 पर आई थी, जो चलेगा वही तो डिस्टेंस लोगे। वहां पे 2 पाई आर चल रहा था, यहाँ पे 3, जो भी है आप 360 चल रहा है, कोई दिक्कत। ये तो सिंपल सी बात है, यूज होगी बार बार इसलिए बता दिया। अब आपको बताए आवृत्ति का मीन्स क्या होता है, आवृत्ति का मीन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मीन्स क्या होता है, एक सेकंड में, इसमें एक सेकंड में जितने राउंड लगाता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या आपको पहले ही समझाया था मैंने। और ये निकालते कैसे हैं, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये आपको पता है टाइम की उल्टी होती है। टाइम की क्या होती है, उल्टी होती है। जैसे हम इस तरह से एन से भी दिखा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो टी का उल्टा, टी की वैल्यू क्या आई थी, इतने कंफ्यूज होते हो तुम, देख लो, टी की वैल्यू क्या आई थी 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो इसकी उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी 2 पाई। चलो मैं निकाल के बता देता हूँ, 2 पाई अपॉन, देखो रखो यहाँ पे, क्या होगा 1 अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ऊपर वाले के नीचे 1 मान लिया, 4 टर्म्स फर्स्ट में पहुंचेगा, और ये तो पता है ना, तो ऊपर क्या पहुंचा ओमेगा, और नीचे क्योंकि ओमेगा ही होगा 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, तो 2 पाई इंटू 1 इंटू 2 पाई। तो एन कितना आ गया हमारा, तो उल्टा ही तो है, देखो उसका फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्या है, एक सेकंड में जितने भी वो चक्कर लगाता है राउंड किसी, जैसे मान लो एक सेकंड में ये कितने चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारी ये धारा चल रही है, धारा चल रही है ना, एक सेकंड में इसने 1 2 3 चक्कर लगा दिए, एक सेकंड में कितने चक्कर लगा दिए इसने, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 3, टेन बराबर कितना हो गया 3। सिंपल सी बात है, ये कोई भारी बात थोड़ी है, जितने चक्कर लगा दे ले लो। जैसे कोई ऐसे घूम रहा है तो ऐसे गिन लो कितने लगा दिए इसने, जितने लगा दिए इतने फ्रीक्वेंसी हो गई। इतने तो क्वांटिटी तुम्हारी अच्छी खासी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो समझ आ गया क्या होता है, किस तरह से होता है। अब हम करने वाले हैं क्या, आवर्तकाल, ये तो समझ आ गया ना सब।
अब हम करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। आप देखो, आप ये बताओ मुझे, हम एक राउंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे धारा की बात करें, यहाँ पे धारा 0, यहाँ पे धारा कितनी है I नॉट, I नॉट मतलब मैक्सिमम है ना ये, तो यहाँ पे फिर 0, फिर यहाँ पे माइनस के I नॉट, माइनस में पहुंच गई, और यहाँ पे फिर 0। तो मैं बोलूँ एक चक्कर में टोटल धारा कितनी है, तो कितनी है बताना? 0, 0 नहीं है, टोटल जोड़ दो, 0 प्लस I नॉट प्लस 0 है, फिर माइनस I नॉट, फिर 0, टोटल बताना कितना आया। तो एक राउंड में 0 होता है, एक चक्कर में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है 0। अब तुम्हें ऐसे फील नहीं आ रही होगी, देखो क्या करोगे, जैसे ही आप सर्किट पे लगाओगे, किस पे लगाओगे, जैसे ही आप सर्किट पे लगाओगे, ठीक है, तो जब आप सर्किट पे लगाओगे इस तरह से, तो सीधी सी बात है, इस पे क्या जनरेट हो जाएगा, V, V मीन्स प्रत्यावर्ती विभवांतर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव करंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। हो गया। अब आपको बता दो धारा कैसे बहती है सर्किट में, पहले बहेगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बहनी स्टार्ट हुई, चालू चालू, तो क्या होगा, 0 थी, फिर और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, फिर क्या हुई, फिर मैक्सिमम हो गई, फिर 0, फिर घटनी स्टार्ट हुई और फिर आके 0 हो गई। बात समझ आ रही है? पहले जैसे समझ लो इसे कि आप ये सोचेंगे ऐसा होता कैसे कि कभी प्लस हो रही है कभी माइनस हो रही है, होता ऐसे है, जैसे यहाँ पे धारा बहनी स्टार्ट हुई, तो पहले इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो पहले 0 थी, फिर और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर आपको पता है फिर घटनी स्टार्ट होगी इसी डायरेक्शन में, घट गई, फिर 0 हो जाएगी। अब आपको पता है अब विपरीत डायरेक्शन में मीन्स अब बहेगी इस डायरेक्शन में, तो पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, आगे देखो, समझ आ गया ना? कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू 0 होती है। अब निकालना हमें क्या, अब निकालना अर्ध साइकिल के लिए धारा का मध्यमान, ये दोनों आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है, वो पीछे जो पढ़ा था हमने, हम समझ रहे थे कहाँ कहाँ पे क्या होता है, तो ध्यान रखना ये आपको करने हैं अच्छे से। अब मध्यमान निकालना है, क्या निकालना है, मध्यमान। अब देखो, और किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, तो नहीं है? यहाँ पे देखो, हाफ चक्कर का मीन्स, हाफ चक्कर का मीन्स 0 से लेके T/2 तक की बात करेंगे हम आधे चक्कर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं मध्यमान का मीन्स IM, क्या बोलते हैं, किसी का मध्य निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं याद करो, आपने निकाला था धारा में, तो आप क्या करते हैं, इस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे धारा का निकाला, वहां पे आपने क्या निकाला था, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ऐसे निकाला था ना। इसका मीन्स क्या होता है, ऊपर आप टोटल जिसका भी निकाल रहे हैं वो ले लोगे, और नीचे जो भी आप टाइम जितना भी लग रहा है वो ले लोगे। तो किसी का औसत निकालने का सिंपल सा तरीका है, जिसका औसत निकाल रहे हो वो टोटल जितनी भी उसकी क्वांटिटी है वो ऊपर ले लो, टोटल टाइम नीचे ले लो, बात खत्म। ऐसे निकालते हो ना औसत। तो इसी ये तो आप पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे क्यू का नहीं निकालना है, यहाँ पे आई का निकालना है, आई का निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमें निकालना आई का एवरेज औसत निकालना है। तो आपको पता है टोटल आई आप ऊपर ले लो और टोटल टाइम नीचे ले लो। अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक T/2 कितना लग रहा है, T/2। तो यहाँ पे क्या लोगे आप, कितना टाइम ले रहे हो यहाँ पे, T/2, 0 से लेके T/2 तक की बात कर रहे हो ना। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, टाइम लगा देना, क्योंकि पहले आप निकाल लेते तो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं थी वहां पे। अब यहाँ पे बाउंडेशन है कि कितने से कितने तक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप,
यहाँ पे क्या लगा दोगे, 0 से लेके t/2 तक की बात कर रहे हैं हम, 0 से लेके t/। अब मुझे बताओ i की वैल्यू क्या होती है, अभी पढ़ा था आपने, i इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट और साइन ओमेगा, क्या ये नहीं होता, तो क्या इसकी जगह रख सकता हूँ, तो पहले मैं t/2 को बाहर ले लूँ, तो क्या होगा, t/2 का जो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/t, किसी को दिक्कत, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से लेके t1/2, क्या होगा आई नॉट, यहाँ पे क्या रख दोगे आप, और यहाँ पे लगा देते हैं हम समाकलन के लिए dt, ठीक है, यहाँ पे आई नॉट और साइन ओमेगा t, और यहाँ अपना चल रहा है क्या dt, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 2/t, अब आपको पता है जो चेंज होगा वो तो रहता है यहाँ पे, बाकी बाहर हो जाता है, तो यहाँ पे हम साइन ओमेगा टी का कर देंगे, किसका कर देंगे, साइन ओमेगा टी, तो सीधी सी बात है साइन ओमेगा टी जो होता है, आप बताओ क्या मैक्सिमम वैल्यू चेंज होगी, नहीं ना, मैक्सिमम वैल्यू तो जिस सर्किट के लिए जितनी होगी इतनी रहेगी, जैसे मान लो ये सर्किट है, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर ही रहेगी, कभी तक भी धारा बहती है, चेंज नहीं होती, और आपको पता है जो चेंज नहीं होते ना बाहर ले लेते। अब ये आ गया, आपको किसका करना है, 0 से लेके t/2 तक साइन ओमेगा टी का, क्या साइन ओमेगा टी, और आपको पता है साइन ओमेगा टी का समाकलन होता क्या है, साइन ओमेगा टी का समाकलन जो होता है वो होता है हमारा कितना, माइनस के कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ठीक है, जिसे समाकलन आता है अच्छी बात है, और जिसे नहीं आता बस इतने याद कर ले कि इसका जो समाकलन होता है वो कितना होता है, कोस ओमेगा टी, देखो पहले हमने साइन ओमेगा टी था, तो साइन ओमेगा टी को लिख दिया कोस ओमेगा टी माइनस का, फिर यहाँ पे था ओमेगा टी, तो ओमेगा टी को लिख दिया ओमेगा डिवाइड, ठीक है, समाकलन जिससे आता है वो समझता है, यहाँ पे टी मान के करना पड़ेगा, याद है कोई दिक्कत, हो गया, लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो, और कितनी लिमिट लेनी है हमें, 0 से लेके t/2 की लिमिट लेनी है, यहाँ पे 2/t आई नॉट हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया अपना, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, हमें पता है t की वैल्यू है हमारी 2 अपॉन कितना ओमेगा, क्या ये नहीं निकाली थी, क्या था, चाल बराबर v बराबर क्या आया था अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को चले गए अभी किया है। अगर हम बात करें हाफ की, किसकी, आधे की, तो 2 से इधर डिवाइड कर दोगे आप, और 2 से इधर डिवाइड कर दोगे, 2 से क्या होगा 2 कैंसिल, तो t हाफ कितना हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, तो जहां जहां पे हमारा कितना है ये, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हो ना। अब देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हैं हम, अपर लिमिट तो ओमेगा को तो मैं बाहर ले आऊं, बताओ मुझे, ओमेगा को दिक्कत नहीं है, ओमेगा को हम बाहर ले आएंगे, तो ओमेगा आ जाएगा हमारा डिवाइड में, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ओनली ये बचा। अब देखो तो पहले लिखते हैं हम किसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं अपर लिमिट के साथ, किसके, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली लिमिट, और t/2 को क्या लिख दोगे आप, अभी मैंने बताया कितना लिख सकते हो आप, पाई बाई ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे माइनस का कोस ओमेगा चल रहा है आपका, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास, पाई अपॉन ओमेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरे में क्या होता है, इसका देखो निकालते कैसे हैं, इसका अब जो इंटीग्रेशन निकालते हैं हम ऐसा होता है, पहले एक बार लिखो आप, और इसके पे क्या लगा दो, अपर लिमिट लगा दो, पहले जो भी है यहाँ पे उसे लिखो और इस पे अपर लिमिट लगा दो, फिर माइनस लगा के इसके साथ इसकी जो लोअर लिमिट है उसे लगा दो, ऐसे करके अपर लिमिट के साथ लिख दो एक बार इसे लोअर लिमिट के साथ लिख दो, बस ऐसा होता है यहाँ पे। तो देखो एक बार हम इसको अपर लिमिट के साथ लिख देंगे, फिर माइनस लगाना पड़ेगा, अब आपको पता है माइनस हम लगा रहे हैं और एक माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा प्लस,
प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा भाई कोस। अब तुम्हें पता है ओमेगा, टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, यहाँ पे कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू लगाऊं, चलो बाद में लगा दूंगा, वरना इतनी सारी वैल्यू एक साथ लगेगी तो दिक्कत भी आ सकती है। टी हो गया अपॉन ओमेगा। अब यहाँ पे देखो ओमेगा से ओमेगा गया और यहाँ पे पूरा ओवरऑल कितना हो गया, 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, अभी पढ़ा है आपने। और आपको पता है कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं पता, -1 कितना होगा, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और ये भी अपना +1। तो ओवरऑल आ गया हमारे पास इसका एवरेज। इसे तो रफ कर दो, कितना आ गया, कितना आ गया, सीधी सी बात है, IM = कितना आ गया अपना 2 × 2, तो 2 ये कितना आ गया 4I अपॉन कितना टी ओमेगा, तो कितना आ गया 4I0 अपॉन टी ओमेगा। अब आप इसमें वैल्यू रख सकते हो ना, क्या रख सकते हो, टी की वैल्यू कितनी होती है, टी की वैल्यू, इसको अलग करके सॉल्व रख दो तो अच्छा रहेगा ना। टी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है आपको। अब टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, कितनी होती है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा चल रहा है इसके मल्टीप्लाई में, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। तो क्या मैं इसके पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई लिख सकता हूँ ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है 4I अपॉन 2 पाई, तो 2 से क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, तो IM बराबर होगा 2I0 अपॉन पाई। तो सीधी सी बात है, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते। तो क्या है कि इसमें समाकलन करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि हार्ड है, वैसे इतना हार्ड है नहीं, लेकिन ये आ जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करना है, ठीक है। आगे देखो, अब देखना आपको, ये तो समझ आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने बोला जिसे टेंशन नहीं चाहिए तो वो बस इसकी वैल्यू याद कर ले कि इस तरह से होती है और डायरेक्ट लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ